जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है अब ठीक से? जी क्लास आवाज़ का मुझे बता दें ताकि मैं आगे जो है ना फिर इसको स्टार्ट करूं। जी चलें, दैट्स गुड। सो लेट मी स्टार्ट। लास्ट हम सिज़ोफ्रेनिया के हवाले से पढ़ रहे थे और बाकी लोगों को भी कहें ज्वाइन कर लें यार, मतलब आप लोग बहुत एब्सेंट होते जा रहे हैं। अब इस तरह तो नहीं होना चाहिए। चलें कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, मैंने क्या बताया था, हमने लास्ट स्लाइड क्या पढ़ी थी शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से, वो ज़रा रिवाइज करें। आपने 3 चीज़ें बतानी है मुझे। नंबर 1 शिज़ोफ्रेनिया क्या है, नंबर 2 पॉजिटिव सिम्टम्स को पॉजिटिव क्यों कहते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव क्यों कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रा मुझे बतानी है, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसी टॉपिक में। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे चलते हैं। जी मेमुना शरीफ, इसके अलावा और क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव का? पर्सनैलिटी में जो चीज़ें ऐड होती हैं, जो चली जाती हैं, मतलब ये क्या डिफरेंस है इसका? जी आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी ठीक है जी। सो अब हम ज़रा यहाँ पे याद कर लेते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स या हार्ड सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, नेगेटिव सिम्टम्स या सॉफ्ट सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। तो इनको ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जी। सो पॉजिटिव, हार्ड या नेगेटिव, सॉफ्ट सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स, शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन, इनफैक्ट पूरा शिज़ोफ्रेनिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होती हैं, हाँ जी, पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होती हैं जो कि किसी पर्सनैलिटी में ऐड हो रही होती हैं, जो कि नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं पाई जाती हैं, तो उनको पॉजिटिव सिम्टम्स कहा जाता है। सो पॉजिटिव सिम्टम में सबसे पहली एम्बिवेलेंस है। सो एम्बिवेलेंस बेसिकली क्या है? होल्डिंग सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टी बिलीव्स और फीलिंग्स अबाउट द सेम पर्सन, इवेंट और सिचुएशन। ठीक है। सो एक ही सिचुएशन के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स होने को और एम्बिवेलेंस कहते हैं। मतलब एट द सेम टाइम एक पर्सन अच्छा भी है, बुरा भी है, एक एट द सेम टाइम रात भी है, दिन भी है, तो दिस इज एम्बिवेलेंस।
दूसरी जो इसके अंदर सिम्टम्स आती हैं पॉजिटिव सिम्टम के अंदर, दैट इज एसोसिएटिव लूजनेस, ठीक है, फ्रेगमेंटेड और पुअरली रिलेटेड थॉट्स और आइडियाज, कि वो जो बातें करता है उसका आपस में कोई राब्ता नहीं बनता, पहली बात का दूसरी बात से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो जो भी बातें करता है उनका आपस में ताल्लुक नहीं होता, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लूजनेस, ठीक है, कि एसोसिएशन नहीं है एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ, एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ। नेक्स्ट इज डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ, दीज आर द फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स, ठीक है, दैट हैव नो बेसिस इन रियलिटी, कि इस तरह के बिलीव्स रखना जो जिनका कि रियलिटी में कोई बेसिस ही नहीं है, जैसे अगर कोई कहना शुरू कर दे कि जी मुझे आईएसआई फॉलो करती है, जबकि उसकी कोई रियलिटी नहीं है, सो अगर या फिर कोई किसी का ये बिलीव हो कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, जो उस वो रियलिटी ही नहीं है, तो इन चीज़ों को हम फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स या फिर डिल्यूजन्स कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया, सिंपल थिंग इज इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है, देर आर टू टर्मिनोलॉजीज, नंबर वन इज इकोप्रेक्सिया और नंबर टू इज इकोलीलिया। दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, या पॉजिटिव सिम्टम्स का बता रहा हूँ, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आती हैं जनाब, और मतलब एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आती हैं, एससीक्यू में ये बहुत ज़्यादा आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, डिफ्रेंशिएट करें वगैरह वगैरह। सो एक टर्म है इकोप्रेक्सिया और एक टर्म है इकोलीलिया, ठीक है। इकोप्रेक्सिया किसी दूसरे बंदे की नकलें उतारना, ठीक है, उसके फिजिकल जेस्चर्स की, मूवमेंट्स की नकलें उतारना, जैसे आप पेशेंट के पास खड़े होंगे तो आप पेन से लिख रहे होंगे, पेशेंट भी पेन से लिखने लग जाएगा, आप जो है मतलब सर में अपनी ग्लासेस उतारेंगे, पेशेंट भी इस तरह करने के, मतलब पेशेंट आपकी हरकतों सकनात की नकल उतारने की कोशिश करेगा, इसे इकोप्रेक्सिया कहते हैं, ठीक है। और इकोलीलिया क्या होता है? इकोलीलिया होता है जब पेशेंट आपके बोली हुई चीज़ों की जो है ना नकलें उतारने की कोशिश करता है, जैसे मैं कहूँ पेशेंट को कि आपका क्या हाल है, तो पेशेंट भी आगे से मेरी नकल उतारे, जी आपका क्या हाल है, पेशेंट को मैं ठीक हूँ, वो भी कहे आप ठीक हूँ, तो ये नकल नकल उतारना, अगर वर्बली नकल उतारी जा रही है तो दैट इज इकोलीलिया, आपके वर्ड्स को रिपीटिशन करना, और अगर आपके मूवमेंट्स की, आपके जेस्चर्स की, आपके फिजिकल जो अपीयरेंस है उसकी नकल उतार रहा है पेशेंट, तो दैट इज इकोप्रेक्सिया। ठीक है जी, आज स्टूडेंट्स बहुत थोड़े हैं भाई, यहाँ पे क्या सीन है, बाकी लोग किधर हैं सारे? लास्ट क्लास में कितने लोग थे? हम्म, जी। जी आवाज भी आ रही है मेरी? नहीं तो इतने कम स्टूडेंट्स क्यों होते जा रहे हैं? कोई सर्दियों की वजह से कंट्रैक्शन हो रही है, क्या सीन है? लो जी, अब 16 हो गए हैं, 17 से भी नीचे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब इस तरह से तो इतने से स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा के इसका क्या करूँगा, कैसे समझेंगे बाद में? आप लोग माशाल्लाह पास हो गए हो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट अटेंडेंस। अगर आप ना आओ क्लास के अंदर तो मतलब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, आप दूसरे कॉलेजेस के हालात देख लो आप इस तरह से ना। सो चले देखें, चले मैं तो अब फिर आगे चलते हैं, 18 हो गए हैं इस वक्त, चले एनी हाउ। सो मैंने आपको इकोलिलिया और इकोप्रेक्सिया का क्या बताया है, ज़रा बताएं कमेंट्स में। जी, सो उसके बाद है नेक्स्ट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्बलाइजेशन इन विच द पर्सन जम्प्स रेडिली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। सो फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब है कि मतलब उसके जो डिफरेंट आइडियाज उसके माइंड के अंदर हैं वो प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पाता, वो कभी एक टॉपिक पे बात करता है, कभी खाने पे बात कर रहा है, कभी पढ़ने पे बात कर रहा है, तो वो रेपिडली टॉपिक्स को जो है ना चेंज करता है। हालांकि हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या होता है कि हम टॉपिक्स को इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हैं, वी ट्राई टू बी ऑन रेलिवेंट टॉपिक ना, उसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो क्या करता है, रैपिडली एक टॉपिक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है उसके अंदर।
अगली चीज़ है जी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस का मैंने आपको बता दिया। तो हमारी कितनी सेंसेस होती हैं, हमारी कितनी सेंसेस होती हैं जी? हमारी 5 सेंसेस होती हैं ना। कौन कौन सी हैं 5 सेंसेस जी? हमारी कौन कौन सी 5 सेंसेस हैं बताएंगे मुझे, फिर मैं आपको हेलुसिनेशंस के बारे में बताता हूँ। जी क्लास, हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? स्मेल, टच और विजन, हियरिंग, तो ये सारी हमारी सेंसेस हैं। तो इन सब में हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। ठीक है, बाज़ का देर आर इंसान कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के माउथ में टेस्ट आ रहे होते हैं किसी चीज़ के जो कि एग्जिस्ट, मतलब आपने कुछ खाया नहीं है लेकिन आपको उसका टेस्ट आ रहा है। उसके बाद बाज़ औक़ात विजन्स में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे कोई जिन नज़र आ रहा है, कोई रूहें नज़र आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसी स्मेल्स आ रही होती हैं जो कि रियल में प्रेज़ेंट नहीं होती, कि पेशेंट कहता है कि जी मुझे तो यहाँ से बड़ी वो अच्छी किस्म की परफ्यूम की जो है ना स्मेल्स आ रही हैं, हालाँकि होता इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये या फिर बाज़ औक़ात बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह की सेंसेशंस आ रही होती हैं जिनका रियल में कोई वजूद नहीं होता। हेलुसिनेशंस की भी आगे हम डिटेल में टाइप्स जो हैं उनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हेलुसिनेशंस, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, उसके बाद है जी प्रिजर्वेशन। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस रह गए। तो आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस में है फॉल्स इम्प्रेशन दैट एक्सटर्नल इवेंट्स हैव स्पेशल मीनिंग फॉर अ पर्सन। सो मतलब जैसे कि वो टीवी पे जो खबर चल रही है ना वो मेरे लिए चल रही है, हालांकि शायद वो उसके लिए ना चल रही हो। सो इसको आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस कहते हैं, कि मेरे पीछे जो है ना आईएसआई लगी हुई है, तो इनको भी आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन है persistent adherence to a single idea or topic, verbal repetition of the sentence, word or phrases, resisting attempt to change the topic। ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिजर्वेशन होता क्या है बेसिकली कि क्लाइंट एक ही टॉपिक पे क्लिंग कर लेता है। आपको वो कहता है, फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि जी मैंने जो है ना सुबह खाने में ये खाया था। आप उससे पूछते हैं अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ये है लेकिन मैंने सुबह खाने में ये खाया था। उसके बाद आप उससे पूछेंगे हाँ जी आप कितना पढ़े? मैं इतना पढ़ा हूँ लेकिन मैंने सुबह खाने में ये खाया था। मतलब वो एक आइडिया के साथ स्टिक हो जाता है, एक सेंटेंस को, एक बात को बार बार रिपीट करता है। आप उसको जो मर्जी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करें लेकिन वो उसी पे रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सिम्टम्स थी, और भी हैं बहुत सारी, आगे हम पढ़ेंगे भी। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहली है जी एलोजिया। तो आपने ऊपर देखा पॉजिटिव सिम्टम्स सारी वही सिम्टम्स हैं जो कि पर्सनैलिटी के अंदर ऐड हो रही हैं, मतलब एक नॉर्मल बंदे के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। अब आप नेगेटिव सिम्टम में देखेंगे कि कुछ पर्सनैलिटी से माइनस हो रहा है। पहली है जी एलोजिया, टेंडेंसी टू स्पीक वेरी लिटिल, टू कन्वे लिटिल सब्सटेंस ऑफ मीनिंग, पोवर्टी ऑफ कंटेंट। एलोजिया होता है कि बहुत कम बोलना, वो पेशेंट म्यूट हो जाता है और बहुत कम बोलता है। एक नॉर्मल बंदा मुनासिब बोलता है, तो पर्सनैलिटी में से बोलना माइनस हो रहा है, तो दिस इज एलोगिया। अगली चीज़ है इनहेडोनिया, फीलिंग नो जॉय और प्लेयर फ्रॉम लाइफ और एनी एक्टिविटी और रिलेशनशिप। लाइफ में उसे जो है ना कोई प्लेयर फील नहीं होता, किसी चीज़ से खुशी फील नहीं होती, तो इनहेडोनिया कहते हैं इसे। अगली चीज़ है एपैथी, इनडिफरेंट हो जाता है बंदा, उसके आसपास जो मर्जी एक्टिविटीज़ हो रही हो उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई इमोशन नहीं आती, तो दिस इज एपैथी। अगली चीज़ है ब्लंटेड अफेक्ट, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशनल फीलिंग, टोन और मोड। तो आप उसका फेस देखोगे बिल्कुल स्पॉट आपको नजर आएगा, उसके अंदर कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई कुछ नजर नहीं आएगा। एक ब्लंट इफेक्ट कहते हैं जी इसे। ठीक है जी। उसके बाद है जी कैटाटोनिया। कैटाटोनिया बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। ये एक सिजोफ्रेनिया की टाइप भी है, लेकिन बेसिकली कैटाटोनिया का मकसद या मतलब क्या है? कैटाटोनिया का मतलब है फिजियोलॉजिकली इंड्यूस्ड immobility occasionally marked by period of agitation or excitement, the client seems motionless as if in a trance। तो पेशेंट बाजुकत एक ही पोजीशन में
पूरा पूरा दिन गुजार देता है, जैसे खड़ा हुआ है, एक हाथ ऊपर किया हुआ है, एक हाथ साइड पे किया हुआ है, उस पोजीशन के अंदर वो पूरा दिन या पूरी रात जो है ना वो गुजार देता है, और उसकी वजह से बाज़ औक़ात उन हिस्सों पे बॉडी के एडिमा भी हो जाता होता है, लेकिन वो उसको ठीक करने की कोशिश करें वो दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाता है। दिस इज कैटाटोनिया। कैटाटोनिया के बाद है जी फ्लैट इफेक्ट, एब्सेंस ऑफ एनी फेशियल एक्सप्रेशन दैट वुड इंडिकेट इमोशन और मूड। तो फ्लैट इफेक्ट और ब्लंटेड इफेक्ट में फ़र्क, ब्लंटेड में एक ही इमोशन के ऊपर बंदा रुक जाता है, फ्लैट इफेक्ट के ऊपर बंदे का पता नहीं चलता कि बंदा अंदर से क्या फील कर रहा है, कोई खुशी फील कर रहा है, गमी फील कर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं। कैटाटोनिया में हैंड्स की भी पोजीशन बन सकती है बिनत, और किसी भी मतलब पोजीशन के अंदर जो है ना वो काफ़ी देर के लिए रह जाता है, तो इसको कहते हैं। लैक ऑफ विलेशन, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ विल, एम्बिशन और ड्राइव टू टेक एक्शन और अकम्प्लिश टास्क, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है बंदा। लैक ऑफ विलेशन, मोटिवेशन नहीं रहती, एम्बिशन नहीं रहती कोई भी काम करने की। तो ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स थी, ऊपर मैंने आपको कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में बताया। सो नेक्स्ट अगेन सिम्टम्स हैं और उनकी एग्जांपल दी हुई है। तो सबसे पहले है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। क्या होता है शिज़ोफ्रेनिया में? सिम्टम इल्यूजन। सो इल्यूजन भी होती है ना, इल्यूजन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटरप्रेटिंग द एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ अ कोट इन अ डार्क क्लोजेट एज अ मैन। ठीक है, जैसा कि मुझे अगर रस्सी पड़ी हुई नजर आए तो मुझे रस्सी लगनी चाहिए, ना कि मैं उसे स्नेक समझूं। हाँ, तो इसी तरह अगर कोट कहीं पे टंगा हुआ है तो मैं उसे इंसान ना समझूं, मुझे पता चले कि ये जी कोट पड़ा हुआ वहाँ पे। आगे हेलुसिनेशन है, मैंने बता दिया। फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस हैं, 5 सेंसेस होती हैं हमारी, और इसी तरह इन हेलुसिनेशंस की आगे टाइप्स भी इतनी ही हैं। वॉइसेस को सुनना, लोगों को देखना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। थॉट कंटेंट के अंदर डिल्यूजन्स आ जाती हैं और आइडिया ऑफ रेफरेंस आ जाते हैं। फॉल्स बिलीफ नॉट शेयर्ड विद बाय अदर्स, द फीलिंग ऑफ बीइंग फॉलोड बाय एफबीआई, जैसा कि मैंने आपको बताया। Idea of reference, false belief of being referred by other person, the feeling of being discussed by someone on television, कि जो टेलीविजन पे जो बातें हो रही हैं ना वो मेरे बारे में हो रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। आगे थॉट प्रोसेस के अंदर इम्पेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन एबिलिटी आ जाती है। देयर आर टू थिंग्स, एक कंक्रीट थिंकिंग होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। सो प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, आप शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से पूछते हैं कि हाँ जी आप हॉस्पिटल में कैसे आए हो, हालांकि आपका सवाल तो ये है कि आप किस वजह से आए हो ना, वो आपको अपनी बीमारी के बारे में बताए, तो वो आपको कहता है कि मैं एम्बुलेंस से आया हूँ। तो दिस इज लॉस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एबिलिटी। उसके बाद न्यूलोजिज्म, नए नए वर्ड्स इन्वेंट करते हैं जी, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स। द पेशेंट रेफर टू हर डॉक्टर एज मेडोक्रेट, मतलब कोई वर्ड नहीं है वो, तो जैसे एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक टेक्नोक्रेट होता है, तो वो डॉक्टर का नाम रख देता है कि यू आर अ मेडोक्रेट। ठीक है, तो वो कोई नया वर्ड्स इन्वेंट करने की बनाते हैं, नए वर्ड्स बना, इसको न्यूलोजिज्म कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्म ऑफ थॉट्स की तरफ। एसोसिएटिव लूजनेस, मैंने आपको बताया, लूज एसोसिएशन, शिफ्ट ऑफ आइडिया फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर इन एन अनरिलेटेड वे। द पेशेंट बिगिन टू आंसर अ क्वेश्चन अबाउट हर हेल्थ, देन शिफ्ट टू स्टेटमेंट अबाउट बेसबॉल। तो ऐसी बातें करता है जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बनता होता। आगे है जी टेंजेंशियलिटी, गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम द पॉइंट एज स्पीक continues. The patient begin to answer a question about her own health and end up talking about something very different। कि वो स्टार्ट तो आपके सवाल के जवाब से करता है, लेकिन वो बात को पता नहीं कहाँ ले जाता होता है। तो दिस इज जो है ना ऑल अबाउट दिस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि हमने इनको क्लासीफाई क्यों किया हुआ है, कि अगर एक पर्सनैलिटी में चीज़ ऐड हो रही है तो दिस इज पॉजिटिव, एक पर्सनैलिटी से जा रही है तो दिस इज नेगेटिव। लेकिन इनकी एक और भी थोड़ी सी वो है क्लिनिकल, आप कह सकते हैं यूजफुलनेस है। दीज क्लासिफिकेशंस कैन बी यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स जो हैं, कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी, एक टिपिकल होती हैं, एक एटिपिकल होती हैं या ट्रेडिशनल होती हैं। सो पॉजिटिव सिम्टम रिस्पॉन्स वेल टू मोस्ट ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ठीक है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स का के ऊपर ज़्यादातर कौन सी मेडिसिन का असर होता है? ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक्स का। और नेगेटिव सिम्टम्स के ऊपर एटिपिकल जो है उनका ज़्यादा असर होता है। ये भी एमसीक्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पॉजिटिव सिम्टम्स के ऊपर कौन सी वाली एंटीसाइकोटिक्स का असर होता है और नेगेटिव वाली पे कौन सी। चलें, अब आप मुझे बताएं पॉजिटिव पे के ऊपर कौन सी एंटीसाइकोटिक्स का ज़्यादा असर है और नेगेटिव पे कौन सी एंटीसाइकोटिक्स का ज़्यादा असर है। जी क्लास, हरी अप। किधर गुम हो यार तुम लोग?
नहीं, हेयर तो है, तो मेरे सवाल का जवाब भी दें हेयर के साथ साथ। मैंने आपसे पूछा है कि पॉजिटिव सिम्टम्स पे कौन सी एंटीसाइकोटिक असर करती हैं और नेगेटिव पे कौन सी एंटीसाइकोटिक असर करती हैं ज़्यादा। जी। जी, मैंने आपसे पूछा है। ठीक है जी। बोध नहीं है, नेगेटिव के ऊपर एटिपिकल ज़्यादा असर करती हैं, वही किसने बहुत लिखा हुआ है। चलें, नेक्स्ट आ जाता है कोर्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। कि शिज़ोफ्रेनिया का बेसिकली आप कह सकते हैं कि कितने फेजेस होते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया के जनाब हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस में चलती है ये इलनेस। पहला जो फेज होता है उसको प्रोड्रोमल फेज कहते हैं, दूसरे वाले को साइकोटिक फेज कहते हैं और तीसरे वाले को रेजिडुअल फेज कहते हैं। चलिए अब इन तीनों को हम देख लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो प्रोड्रोमल फेज क्या होता है, साइकोटिक फेज क्या होता है और रेजिडुअल फेज क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोड्रोमल फेज, साइन एंड सिम्टम्स अकर प्रेयर टू द फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड एंड इंक्लूड अवॉइडेंस ऑफ द सोशल एक्टिविटीज। ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स अकर पीरियड टू द फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड, मतलब साइकोसिस नहीं होती, डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को आने लग जाते हैं, जैसा कि अवॉइडेंस ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़, बंदा अलग-अलग रहने लग जाता है, फिजिकल कंप्लेंट्स होती हैं, पेन्स वगैरह होती हैं, पेट में दर्द वगैरह होते हैं, न्यू इंटरेस्ट इन रिलीजन, के रिलीजन की तरफ बड़ा मायल हो जाता है। उसके बाद फिलोसॉफिकल बातें करता है, बड़ी जहाँ दीदा किस्म की और बड़ी मुदब्बिर किस्म की बातें जो है ना, वो कल्ट और फिलोसॉफिकल थिंकिंग हो जाती है उसकी। उसके बाद उसके बाद सेकंड जो फेज़ है वो साइकोटिक फेज़ स्टार्ट होता है। तो हमें पता है साइकोसिस जो है दिस इज़ बेसिकली क्या है, दिस इज़ डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी, द पेशेंट लूजेस टच विद द रियलिटी, disorder of perception। ठीक है, थॉट कंटेंट, थॉट प्रोसेस एंड फॉर्म ऑफ थॉट अकर ड्यूरिंग द एक्यूट साइकोटिक फेज। तो साइकोटिक फेज के अंदर फिर ये जो मैंने एक आपको टेबल में चीज़ें पढ़ाई हैं सारी, ये चीज़ें उसके अंदर होने लग जाती हैं। परसेप्शन, इसमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इम्पेयर्ड थिंकिंग, न्यूलोजिज्म, लूज एसोसिएशन वगैरह सारा कुछ, ये सारी चीज़ें साइकोटिक फेज के अंदर डेवलप हो जाती हैं। साइकोटिक फेज के बाद एक फेज आता है जिसको रेजिडुअल फेज कहते हैं। सही है। इसको कहते हैं टाइम पीरियड बिटवीन टू साइकोटिक फेज। कि एक पहले रेजिडुअल फेज आया, सॉरी प्रोडॉर्मल फेज आया, प्रोडॉर्मल फेज के बाद उसको साइकोटिक फेज आया, और उसके बाद ये साइकोटिक फेज खत्म हो जाता है। एक वक्त आता है कि साइकोटिक फेज खत्म हो जाता है, उसकी ये जो हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स वगैरह खत्म हो जाती हैं, और बंदे के अंदर जो पहले हमने पढ़ी सोशल एक्टिविटीज से बाइकॉट, फिलोसोफिकल, रिलीजियन की तरफ ये झुकाव वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है होती हैं। तो इसको कहते हैं रेजिडुअल फेज। सो टाइम पीरियड बिटवीन टू साइकोटिक फेज। तो जब नेक्स्ट साइकोटिक फेज से एक साइकोटिक फेज से लेकर दूसरे साइकोटिक फेज तक जो एक टाइम पीरियड होता है उसको रेजिडुअल फेज कहा जाता है। द पेशेंट इज इन टच विद द रियलिटी बट डज नॉट बिहेव नॉर्मली। उसके अंदर दूसरी सिम्टम्स पाई जाती हैं लेकिन साइकोटिक चीज़ें नहीं होती, डिटैचमेंट फ्रॉम द रियलिटी नहीं होती उसके अंदर। अच्छा जी, क्लिनिकल कोर्स भी दो तरह के हैं। नंबर 1 इसका इमीडिएट कोर्स होता है और नंबर 2 इसका लॉन्ग टर्म कोर्स होता है। इमीडिएट कोर्स में 2 पैटर्न्स आते हैं, ऑनगोइंग साइकोसिस, नेवर फुली रिकवर। पेशेंट के अंदर जो है ना वो साइकोसिस चलती रहती है, ठीक है, ठीक नहीं होता पेशेंट। दूसरा जो इसका कोर्स है उसके अंदर बाजुकात ये होता है कि एपिसोड्स आते हैं साइकोसिस के, कि पेशेंट ठीक भी हो जाता है और कुछ देर बाद उसके अंदर फिर साइकोसिस की सिम्टम्स आ जाती हैं, कुछ देर बाद फिर से ठीक हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म कोर्स की तरफ चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म कोर्स में इंटेंसिटी ऑफ साइकोसिस डिमिनिश विद द एज, मोस्ट विद डिफिकल्टी फंक्शनिंग। सो आहिस्ता आहिस्ता साइकोसिस उम्र गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, और लेकिन जो उसके लाइफ के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको करने में उसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सोशल आइसोलेशंस होती हैं और बाकी सिम्टम्स उसके अंदर पाई जा रही होती हैं साइकोसिस के अलावा। फ्यू विद एबिलिटी टू लिव फुली इंडिपेंडेंट लाइफ। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको फुली इंडिपेंडेंट लाइफ लिव करते हुए नज़र आते हैं, अदरवाइज उनको कॉन्टीन्यूस केयर की ज़रूरत होती है, उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है ना किसी न किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती है, राइट। सो
मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखेंगे आपको शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट मिलेगा, आपको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट मिलेगा, नंबर 3 पे आपको ड्रग एडिक्शन का पेशेंट मिलेगा। बाकी सारी जो साइकेट्रिक इलनेस हैं उनको हम कम्युनिटी में रख के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन क्योंकि बाज़ औक़ात ये शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट साइकोटिक होके अपने लिए या दूसरों के लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। हाँ, और येस, एक आपको मेजर डिप्रेशन के पेशेंट भी मिलेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया की तरफ। तो शिज़ोफ्रेनिया की जो है ना, इसके सिम्टम्स की बुनियाद पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 टाइप्स हैं। हाँ, 5 टाइप्स हैं शिज़ोफ्रेनिया की। सो हम ऐसा करते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट बाद जो है ना, हम दोबारा से 6 बजे वाले सेशन के अंदर जॉइन करते हैं। सो उसमें फिर मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया स्टार्ट करता हूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई सवाल है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी क्लास, और प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो यार आप लोग। अब मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, प्लीज़ यार पढ़ो, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ टाइम, अब मतलब रिजल्ट भी आ गया हुआ है, सो स्टार्ट स्टडिंग। स्पेशली जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको तो साथ साथ लेके चलो ना यार। शिज़ोफ्रेनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो साथ में किताब रख लिया करें और साथ साथ उसको उसमें से पढ़ते जाया करें। देयर इज़ नो न्यू इन माई पीपीटी, वही कुछ होता है जो किताब के अंदर होता है, तो एटलीस्ट आपकी एक दफ़ा रीडिंग भी हो जाए और दूसरा जो है ना, तैयारी भी साथ साथ होती रहे। एग्ज़ाम्स का कुछ पता नहीं है भाई कब हो सकता है मार्च अप्रैल में हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए। आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। ये यूएचएस जाने, कभी पता चला तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए जी। जी अटेंडेंस मार्क कर लें फ़रहीन या फिर फौजिया, जो भी है अटेंडेंस वगैरह प्लीज़ लगा लो इन लोगों की। हाँ,